नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडियनेशन.com का यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी दिल्ली विधानसभा के गेट के सामने खड़ा हूं। दिल्ली में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, ब्रह्म प्रकाश सिंह साहब से लेके गुरमुख निहाल सिंह साहब, फिर मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा, फिर सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित, फिर अरविंद केजरीवाल और फिर अभी आतिशी। दिल्ली में ब्रह्म प्रकाश चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बाद से आज आतिशी के समय तक भले दिल्ली की जो आबादी है या दिल्ली के जो मतदाता हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, उनकी तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी आ गई हो, लेकिन आज भी दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के लोगों में तीन मुख्यमंत्री के अलावे चौथे मुख्यमंत्री का नाम आना या चौथे मुख्यमंत्री का नाम आने में जो होठ है, होठ में कंपन होने लगता है, क्योंकि लोग जानते नहीं है। इससे पहला मुख्यमंत्री का नाम आता है मदन लाल खुराना, दूसरा का नाम आता है शीला दीक्षित और तीसरा अरविंद केजरीवाल। आतिशी अभी चूंकि चार्ज ली है, मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए इन्हें लोगों के या मतदाताओं के होठों पे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आज भी जब दिल्ली के लोग, चाहे वो 60 साल के हों, 70 साल के हों, 80 साल के हों, 90 साल के हों, आज भी जब दिल्ली सल्तनत की बात होती है, दिल्ली की सड़कों की बात होती है, दिल्ली की गलियों की बात होती है, दिल्ली की राजनीति की बात होती है, दिल्ली की व्यवसाय की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, कूड़ा कचरा, नाला, पानी, बिजली, इन तमाम चीज़ों की जब बात होती है, इन समस्याओं के बारे में लोग जब जिक्र करते हैं, तो मदन लाल खुराना का नाम सबसे पहले आता है। मदन लाल खुराना एक ऐसे जीव थे या एक ऐसे व्यक्ति थे या एक ऐसा नेता थे या एक ऐसा मुख्यमंत्री बने जो दिल्ली के लोगों के हृदय में बसे। मदन लाल खुराना कभी भी ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति नहीं करते थे। हाँ, मुख्यमंत्री थे तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठेंगे, लेकिन मदन लाल खुराना हमेशा सड़कों पे रहते थे। चाहे व्यवसायियों की बात हो, शिक्षाविदों की बात हो, रोजी रोजगार की बात हो, लोगों की बात हो, तमाम बातों में मदन लाल खुराना सबसे आगे रहते थे। जब ऐतिहासिक एक घटना है कनॉट प्लेस का, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी में, ये दशकों पहले की बात है, उस गिरफ्तारी में मदन लाल खुराना सबसे आगे थे। मदन लाल खुराना कभी सड़क पे सोए नहीं या मदन लाल खुराना कभी सड़क पे धरना नहीं दिए, जैसे समयांतराल नेताओं के द्वारा ऐसा किया जाता है। मदन लाल खुराना यानी दिल्ली, उस जमाने में जो रेडियो पे समाचार आता था 9 बजे, पौने 9, 8:45 में जब आकाशवाणी दिल्ली समाचार का उद्घोषण करते थे, उस समय शायद ही कोई बुलेटिन या शायद ही कोई दिन ऐसा होता था जिसमें दो व्यक्ति, मदन लाल खुराना और जग प्रवेश चंद्रा या फिर HKL भगत का नाम नहीं आता था, क्योंकि ये लोग सड़क पर थे, लोगों के साथ थे, लोगों के साथ होने से दिखते थे, और जब दिखता था व्यक्ति तो समाचार बनता था। मैं आज इस कहानी को यहाँ दिल्ली सचिवालय के सामने से इसलिए करना चाहा कि आज से 2 दिन बाद मदन लाल खुराना का देहावसान का वर्षगांठ है। दिल्ली के लोग आज भी मदन लाल खुराना को याद करते हैं, लेकिन यह अलग बात है कि राजनीतिक जो ब्रह्मांड है, उस राजनीतिक ब्रह्मांड में मदन लाल खुराना के साथ न्याय किया गया अथवा नहीं किया गया, यह बात जो न्यायविद हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो यहाँ के अखबार वाले हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, संपादक हैं,
वो अधिक ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन जब वो भी अपने कलेजे पे हाथ रखेंगे तो शायद यह सोचकर एक क्षण के लिए रुकेंगे जरूर कि मदन लाल खुराना के साथ दिल्ली में या भारत की राजनीति में वो कोई चीज़ नहीं हो पाया जिसके वो हकदार थे। प्राउड नहीं था, हम जब वहाँ पे थे ना। मदन लाल खुराना का जन्म आज़ादी से तकरीबन 11 साल पहले यानी 15 अक्टूबर 1936 को हुआ है और यह जन्म है फैसलाबाद में। इनके पिता SD खुराना और लक्ष्मी देवी माँ। जब भारत का विभाजन हुआ आज़ादी के बाद तो वो फैसलाबाद से निकल के दिल्ली आए। दिल्ली में आज़ादी के बाद सन 47 के बाद जो दिल्ली का रौनक आज भी है वो रौनक सिर्फ है शरणार्थियों के कारण। उन्हीं शरणार्थियों में मदन लाल खुराना भी एक शरणार्थी थे, या उनके पिता माता सभी। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो किरोड़ीमल कॉलेज से, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर किरोड़ीमल कॉलेज से किए। इसके बाद वो इलाहाबाद आए गए, वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी उन्होंने अपनी शिक्षा लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो राजनीति में आए हैं और राजनीति में आने के बाद जो छात्र यूनियन है, जो छात्र संघ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, वहाँ पे वो महामंत्री चुने गए। 1960 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो सचिव बने। सक्रिय राजनीति में आने से पहले उन्होंने DAV PG कॉलेज में अध्यापन भी कराया। यही उनकी मुलाकात होती है प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा से और केदारनाथ साहनी से। अपने संपूर्ण जीवन काल में मदन लाल खुराना इन दो व्यक्तियों से, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी से जितना प्रभावित रहे, शायद आज की तारीख में कोई भी राजनेता या कोई भी व्यक्ति उस प्रभाव को नहीं ढोएगा। कहते हैं कि मदन लाल खुराना बेबाक बोलते थे, राजनीति में होने के बाद शब्दों की राजनीति नहीं करते थे, और यही कारण है कि 2005 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के विरुद्ध कुछ कह दिया था। उन्होंने यह भी कह दिया था कि किस तरह से ड्राइंग रूम में, AC रूम में बैठ के राजनीति होती है, क्योंकि मदन लाल खुराना जमीन का आदमी थे। दिल्ली सल्तनत में आज भी मदन लाल खुराना को जितना लोग जानता है, शायद दिल्ली में अभी तक 8 मुख्यमंत्रियों में 5 मुख्यमंत्री को शायद नहीं लोग जानते होंगे जितना मदन लाल खुराना को। मैं अभी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये जगह आज से करीब 30 साल पहले, 90 के दशक में जब हम लोग यहाँ थे, या लेट 80s में जब हम लोग यहाँ थे, तो इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी जो आज है। मदन लाल खुराना के साथ हम लोगों का ताल्लुकात, स्पेशली मेरा ताल्लुकात करीब 35 साल से रहा। छात्र की जो राजनीति है उस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जब मदन लाल खुराना दिल्ली आए हैं,
तो उस समय नगर निगम का चुनाव हो रहा था। वो जनसंघ के टिकट पे नगर निगम का चुनाव, पहला चुनाव उन्होंने जीता। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो मदन लाल खुराना ने दिल्ली में बीजेपी को मजबूत करने में काफ़ी सक्रिय भूमिका अदा की। उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को न केवल खड़ा किया बल्कि कांग्रेस के बराबर में स्थान दिया। दिल्ली में खास करके जो पंजाबी समुदाय के लोग हैं, जो पंजाबी नेता हैं, अगर उनकी बात को माने तो वो शायद आज़ाद भारत में मदन लाल खुराना शायद अंतिम पंजाबी नेता रहे। राजनीतिक दृष्टिकोण से 1991 में जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस सरकार के कार्यकाल में 69वां जो संविधान का संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत जो 1993 में लागू हुआ, उस संशोधन के तहत दिल्ली को फिर से अपनी विधानसभा मिली। दिल्ली में फिर से चुनाव हुआ और उस समय बीजेपी की तरफ से जो नारा गूंजा था वो था कि दिल्ली का एक ही लाल, मदन लाल, मदन लाल। शायद आज़ाद भारत में या दिल्ली राज्य के निर्माण होने के बाद ऐसी स्थिति या ऐसा नारा शायद कभी नहीं लगा होगा दिल्ली के लोगों के लिए कि दिल्ली का एक ही लाल, मदन लाल, मदन लाल। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। 70 विधानसभा के जो स्थान थे उसमें करीब 49 स्थान भारतीय जनता पार्टी को मिला था। भारतीय जनता पार्टी की जीत के जो हीरो बने थे वो थे मदन लाल। बड़ी अच्छी थी वो, पापा जेल में वो कसरत कर रहे हैं। 80 के दशक के बाद से मदन लाल खुराना की मृत्यु तक अगर सही में राजनीतिक विशेषज्ञ या राजनीतिक संवाददाता या राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं अगर आंकें वास्तविक तौर पे, तो दिल्ली शहर में सिर्फ 2 व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी को मैं अलग रखूंगा, कांग्रेस के जो नेता हैं उनको अलग कर दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में सिर्फ 2 व्यक्ति की एक ऐसी पहचान थी। एक उनका जो कद था इतना अधिक ऊंचा था जिसे सभी लोग जलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का कद बहुत ऊंचा था, मुरली मनोहर जोशी का भी कद बहुत ऊंचा था, लेकिन वाजपेयी के बाद अगर किसी का कद दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली शहर में या दिल्ली की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति की बात मैं कर रहा हूं, अगर किसी का कद ऊंचा था तो वह कद ऊंचा था मदन लाल खुराना का। मदन लाल खुराना का किसी भी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक जो दोनों के बीच में मन का जो मुटाव होता है वो मन का मुटाव कभी भी व्यक्तिगत रूप पे नहीं आ पाया। राजनीति अपने क्षेत्र में अपने जगह पे बिल्कुल दुरुस्त रहा और व्यक्तिगत संबंध अपने स्थान पर बिल्कुल दुरुस्त रहा। पिछले दिनों मैं मदन लाल खुराना की पत्नी उनसे मिला। हम लोगों का साथ मदन लाल खुराना का जो संबंध पिछले 35-38 साल से रहा वो शायद वैसा संबंध आज न तो किसी राजनेता का किसी पत्रकार के साथ या किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ हो पाए। हम लोगों के साथ जो संबंध था, जो एक बॉन्डिंग था उनका, वो बहुत ही बेहतरीन बॉन्डिंग था। कल जब उनकी पत्नी से मिला, करीब 84 वर्षीय पत्नी भाव विवल हो गई थी। जब उनसे एक बात पूछा कि जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बन गए तो आप भी समझने लगे कि आप मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, जो आमतौर पे अगर एक मंत्री की पत्नी अथवा मुख्यमंत्री की पत्नी अथवा प्रधानमंत्री की पत्नी होने का जो आज की तारीख में राजनीतिक परिवेश में होता है, वो शायद जिस तरह से हंसी, वैसी हंसी मुझे नहीं लगता है कि मुद्दत से कोई हंसा होगा। उन्होंने अपने बारे में बहुत तरह की बातें कही, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कहा वो यह कि दिल्ली शहर में, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के लोग आज भी मदन लाल खुराना को जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना सम्मान देते हैं शायद नहीं देते होंगे। यही कारण है कि आज भी जब वो कहती हैं कि जब मैं सड़क पे जाती हूँ
तो सैकड़ों लोग आज भी बिना किसी लोभ के उनके पैर छूते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं कि तुम कैसे हो, आपको मेरी कोई ज़रूरत है, आपको कोई ज़रूरत है। क्योंकि जिस उम्र में वो आई हैं, 84 साल कम नहीं होता है, तो उस उम्र में पूछना एक जो मनोवैज्ञानिक स्नेह है, जो एक प्यार है, जो प्रेम है, यह दर्शाता है कि पिछले 50 साल से मदन लाल खुराना ने जो दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के मतदाताओं के लिए, मतदाताओं की बात बाद में करेंगे, राजनीति बाद की बात होगी, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने जो किया वही उनकी पूंजी रही, और वही पूंजी आज उनकी पत्नी को प्राप्त हो रहा है। मदन लाल खुराना के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि 2018 में जब उनकी मृत्यु हुई है, उस मृत्यु से कुछ दिन पूर्व उनके बड़े पुत्र का देहांत हो गया, बिमल खुराना। बहुत ही युवा अवस्था में उनकी मृत्यु हुई है। मैं इस कहानी के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। मैं मदन लाल खुराना को भी इस कहानी के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। आप तो खुराना साहब की अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं। राज्य आप बताएं कि आप कब आई खुराना जी के साथ? मैं जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है ना, तो 3 महीने के बाद मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, हाँ 47 में आपकी शादी हाँ हुई? जी, हाँ जी, 47 से है उसको। गाजियाबाद ये रहते थे मेरे पेरेंट्स, अच्छा और मैं एक लौती बेटी थी। अच्छा और मेरे फादर का बर्तनों का काम था मार्केट में, वो बर्तनों का काम करते थे और ये पढ़ते थे। तो किसी रिश्तेदारियां बनती हैं जैसे, तो रिश्तेदारी बनी तो रिश्ता तैयार हो गया। तो मतलब उसमें मेरा उसके बाद 1.5 साल के बाद सगाई बनी भी रही, क्योंकि मैं अकेलौती थी तो घर का भी देखना करना, फादर ने कि अपने काम भी ठीक करने के थे। तो बहुत अच्छा मतलब इनका उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। तो उनको भी मतलब जैसे रिश्ते हो जाते हैं तो रिश्ता कर लेते हैं ना, तो इस तरीके से मेरा रिश्ता हुआ था। आपके पति जिस समय पढ़ रहे थे और वो फिर जाके राजनीति में, खास करके विद्यार्थी परिषद में पहले आए हैं, उसके बाद जनसंघ तो करीब करीब 60 के दशक की बात है, विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने। आपको बुरा नहीं लगा कि राजनीति में क्यों जा रहा है ये आदमी? नहीं, बुरा मेरे को नहीं लगा, मुझे बहुत खुशी होती थी। ये ऐसा इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। मेरे को साथ रखते थे, साथ लेके जाते थे कि पहले कमरा बुक रखते थे, जहाँ जाना है वहाँ जाते थे। जवाहरलाल नेहरू के यहाँ भी हम गए थे। तो फिर ये 3-4 दिन वहाँ पढ़ने भी, वहाँ पे पढ़ाई भी करी इन्होंने। सब कुछ, सबको जो भी मिलता था तो मेरा इंट्रोड्यूस कराते थे। मतलब इनकी जो नेचर थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे करते थे, लेकिन मेरे साथ तो उनका बहुत ही इतना था कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं अलग बैठा, ये मेरे साथ ना बैठे, ऐसे मतलब बिल्कुल सही का। खुराना साहब जैसे बाद में हम लोग जब से देखने लगे 80 के बाद से, तो जब ये युवावस्था में होंगे, शादी हुई होगी, उसमें आप भी बहुत सुंदर होंगी और खुराना साहब भी सुंदर होंगे, ये तो पक्का है। नहीं, वो तो बहुत सुंदर थे, लेकिन मेरा भी ये ठीक है, इसी तरह से ही थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही ना इतनी एज में। तो जब ये इलाहाबाद पहुंचे थे तो पढ़ने के लिए? इलाहाबाद के लिए ना, मेरे फादर इन लॉ जो है ना, वो पाकिस्तान से ही साबुन का काम करते थे। साबुन के ना ट्रक लाते थे, जाते थे आते थे, मतलब उनका ना बड़ा काम था। अच्छा मतलब फैमिली जो थी ना, तो मेरे फादर, मैं एक थी ना, उनको लगता था कि मेरी लड़की जो है बहुत खुश रहे। हर माँ बाप करता ही है, तो वो इतना मेरे को प्यार भी देते थे, वैसे भी करते थे। तो 4-5 महीने शादी के रोके और उसके बाद शादी कर दी। और शादी भी इस तरीके से हुई कि जैसे सब
अब उस हिसाब से कोई इतनी बड़ी बड़ी शादी धूमधाम से नहीं। धूमधाम बड़ी बहुत नहीं हुई। और ये यहाँ पे थे अपना इनका छोटा सा ही मकान था जब मेरी शादी हुई थी। अपना क्या नाम है, मेरे दिमाग नहीं कर। कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, जब वो ये सबसे पहले चुनाव लड़े थे करोल बाग। हाँ जी, हाँ करोल बाग, करोल बाग से करोल चुनाव लड़े। करोल बाग से जीते थे। तो जब ये मुझे साथ रखते थे, आपको साथ रखते थे। मेरे को साथ रखते थे। करोल बाग में चुनाव जीते, फिर राजनीति में सक्रिय हुए, हाँ जी, एमएलए बने, हाँ जी, एमपी बने। हाँ जी। आप इनके साथ रहे, आपको कैसे क्या महसूस कितनी करते जेल में भी तो रहे ना जी। हाँ, जेल में भी रहे। जेल में रहे थे 5-6 महीने तो 6 महीने। लगातार तो ऐसे ही रहे थे जेल में ही। और जेल में जो रहे तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मेरे साथ बिहेव किया। मेरे को कपड़ा, ऐसा कपड़ा नहीं पहन के आना कि तुम बस गरीब सी लो, ऐसे ना लगे किसी को। फिर फ्रूट लेके जाती थी। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, जो बच्चे छोटे थे ना, कहते थे बच्चों को भी साथ लेके आ और अपने साथ बिठा। मतलब प्यार की तो कोई सीमा नहीं थी। इसीलिए आज चूंकि खुराना साहब के बाद में करीब तीसरी चौथी पीढ़ी दिल्ली में आ गई है, हाँ जी। लेकिन आज भी दिल्ली के लोग खुराना साहब को जानते हैं। यानी दिल्ली मतलब मदनलाल खुराना। ऐसा है, उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत प्रभाव था। मैं उसी चीज के लिए आपको बताऊं हाँ। क्योंकि कभी किसी से जरा सा ऊंचा बोलते थे ना, तो मैं कहती थी आप आराम से करो, उसको बिठा के बात कर लो, बताओ मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं भी कर दूँ। तो वो उनको शर्म आ जाती थी कि भाई ये मेरे को समझा रही है मतलब कि मैं कोई इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर प्यार की तरफ से हमारा बहुत अच्छा था। और मैं इनको कभी कोई गलत बात भी हो जाती थी ना इनके मुख से, तो शाम को रात को हम बैठते थे ना, मैंने कहती थी ऐसा जो बंदा आता है किसी काम करवाने के लिए, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अच्छे से बोला करो तो हमारी शोभा होगी। मतलब इतना थोड़ा थोड़ा कहती थी तो उसको मान भी जाते थे अब ये बहू आई है, ये ये तो आपकी पहली बहू है। ये बड़ी पहली बहू है। ये आई थी तो मुझे लगता था भाई कैसे, फिर मैं इनको कहती थी इसको इसके सामने कोई बात ना करना सच्ची बात मैं बताती हूँ सही बात। हाँ। और जेल में भी मैंने जिस दिन इन्होंने मेरे को बोला ना कि आज बादाम ले आने हैं, आज केले ले आने हैं, आज ये फ्रूट लाना है, सब लोगों के लाना है, तो मैं मतलब जितना ले जा सकती थी मैं ले जाती थी सबके लिए। खुराना साहब के साथ यानी आप अपने पति के साथ कुल करीब करीब कितने साल रही? 60। हाँ 60 साल। 60 साल में खुराना साहब में आप क्या क्या चीज ऐसा देखे जो एक आदमी, एक मनुष्य में? उनमें मैं सारी उनको देखा, सब कुछ देखा कि भाई आदमी कैसे होता है, कैसे नहीं बनता है, कैसे बच्चे छोटे कैसे पालन पोषण होते हैं। मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ भी काम नहीं कर सकते थे, बुजुर्ग थे, वो भी मंदिर वगैरह जाते थे, गुरुद्वारे चले जाते थे। और मेरे को उन्होंने ना मुंह से प्यार इतना दिया है। खाना पहले आप खाएंगे, नहीं खाते नहीं थे, कहते थे पहले तू खा फिर हमें देना। मतलब हमारा प्यार बहुत था। और मतलब इतना बंदा 4 ही सी हम था, कोई इतनी फैमिली हमारी नहीं थी। जब राजे वो पहाड़गंज में बना था ना, तो हमें छोटा सा मकान लिया था, 2 कमरे थे सिर्फ, तो उसी में हम रहे, उसी में करा, उसी महीने का ऑफिस बना। मतलब कोई उनको ये नहीं लगता था कि मैं छोटा हूँ, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा आदमी मैं बन गया हूँ, मैं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। प्राउड उनको था ही नहीं। अभी ऊपर मुझे लगता था 2-4 लोग इकट्ठे आ जाते थे ना, भाभी जी चाय पिलाना, भाभी जी चाय पिलाना,
तो मुझे शर्म आती थी। मैं कहती थी ये क्या करते हैं, सबको अंदर क्यों भेज देते हैं, छोटा सा तो कमरा है। तो मैं थोड़ा सा कह भी देती थी तो कहते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा क्या ले जाएंगे, बस इतना बोल। इनके साथ सबसे बहुत बेहतर समय आपका कब रहा और क्या क्या कुछ याद है? नहीं, याद तो सारा ही है कुछ पर बात बताइए। क्योंकि याद तो सारा ही है। देखो जब हो गए थे जेल में तो पुस्तकें मंगवाते थे, रामायण पढ़ते थे वहाँ जाके, और अकेले रहते थे। आप इंदिरा गांधी के पास खुराना साहब के हाँ, साथ मैं गई हुई हूँ, इंदिरा गांधी गई है। वाजपेयी साहब के साथ? वाजपेयी साथ तो वो तो घर की फैमिली के मेंबर लगते थे। क्योंकि वाजपेयी साहब खुराना साहब भाई गुरु मानते भाई 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 उनके जो बहन थी ना, वो भी नहीं बहन थी उनकी, तो उनकी बहन के वो राखी टिक्का करते थे। मेरे को भी साथ लेकर के जाते थे, मेरे को साथ लेके जाते थे कि मैं टिक्का बहन को बांध करने जा रहा हूँ, आप भी चलो। दिल्ली शहर में, दिल्ली सल्तनत में कहेंगे, खुराना साहब वार्ड काउंसलर से ऊपर आए हैं और मुख्यमंत्री और गवर्नर तक बने। राजनीति में इनको जहां तक जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे, ये सही बात है। इनको और आगे जाना था, लेकिन राजनीति में राजनीति हो गई। खुराना साहब को सभी लोगों ने नीचे दिखाना शुरू किया, समय बदलने लगा था। तो आज के समय में आप क्या समझते हैं कि खुराना साहब का जो कंट्रीब्यूशन, जो उनका योगदान दिल्ली के लिए था, वो कामयाब रहा? नहीं, मैं तो कामयाब समझती हूँ कि कामयाब था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में भी इनके साथ जो है लोग आते हैं। जब भी कोई मेरे को भी मिलता है ना, पाँव छूएगा, देखेगा, करेगा, भाभी जी ठीक हो, ठीक है, मतलब उतना ही मेरे को भी लोग जो प्यार से जब हमारे घर आते थे ना, वो सब मैंने मुझे भी पहचानते हैं। आप अपने को मुख्यमंत्री की बीवी समझती थी? नहीं, मैं नहीं समझती। मुझे तो यही लगता था कि कितना काम आ गया मेरे लिए, सच्ची बात है। लेकिन आज जो उस वक्त मेरे बच्चे भी इतने थे, तीन बच्चे थे मेरे। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर उनकी पत्नी है तो आधा मुख्यमंत्री वही होती है। बताओ भाई। आप अपने को मुख्यमंत्री की बीवी समझती थी? नहीं, मैं नहीं समझती। मुझे तो यही लगता था कि कितना काम आ गया मेरे लिए, सच्ची बात है। लेकिन आज जो उस वक्त मेरे बच्चे भी इतने थे, तीन बच्चे थे मेरे। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर उनकी पत्नी है तो आधा मुख्यमंत्री वही होती है। बताओ भाई। यह भी कहा जाता है कि मुरली मनोहर जोशी का मदन लाल खुराना के पीठ पर हाथ था या उनके सर पे हाथ था, या यह भी कह सकते हैं कि मदन लाल खुराना मुरली मनोहर जोशी को बहुत सम्मान करते थे। इस बात को बहुत सारे राजनीतिक नेता हजम नहीं किए, और उस हजम नहीं करने वालों में लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम है। लालकृष्ण आडवाणी अंतर्मन से कभी नहीं चाहते थे कि मदन लाल खुराना दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। वो इसके पक्षधर नहीं थे। स्वाभाविक है कि इसकी राजनीतिक क्या विश्लेषण होगा या राजनीति में वो क्यों चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, लेकिन मुरली मनोहर जोशी आडवाणी को मनाए और मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली का मुख्यमंत्री होना मदन लाल खुराना के लिए सौभाग्य की बात नहीं थी। मदन लाल खुराना का दिल्ली का मुख्यमंत्री होना ही था, क्योंकि दिल्ली के लोग, दिल्ली सल्तनत, मदन लाल खुराना और दिल्ली दोनों पर्यायवाची बन गया था। सन 1967 में पहाड़गंज से जब चुनाव हुआ था पार्षद का, तो मदन लाल खुराना पहाड़गंज से पार्षद का चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के उस जमाने में जो उम्मीदवार थे ओम प्रकाश माकन, उन्हें हराए थे। ओम प्रकाश माकन कांग्रेस के जो अभी के अजय माकन है, अजय माकन साहब के दादा थे, यानी पूर्व सांसद ललित माकन के पिता थे।
जब 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके हत्या के बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मदन लाल खुराना को सदर से, दिल्ली सदर से लड़ाया गया था। लेकिन उस चुनाव में मदन लाल खुराना जगदीश टाइटलर के हाथ से करीब 66,000 मतों से हार गए थे। 89 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में मदन लाल खुराना को साउथ दिल्ली से टिकट दिया गया। मदन लाल खुराना दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़े और उस जमाने में उन्होंने सुभाष चोपड़ा को 1 लाख से अधिक मतों से हराए थे। इसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया था। सन 1991 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में मदन लाल खुराना फिर दक्षिण दिल्ली से अभ्यर्थी बने भारतीय जनता पार्टी के, और वहां उन्होंने कांग्रेस के रमेश भंडारी को करीब 50,000 मतों से हराया थे। जी, ये मुझे बताइए आप कि आप मदन लाल खुराना की बड़ी बहू, हाँ जी। एक मुख्यमंत्री की बहू होना आज की तारीख में जो राजनीतिक माहौल होता है उसमें लगता है कि जो सत्ता की गलियारे में जो दूसरा पावरफुल, तो आप उतना अपने आप को पावरफुल कभी मानी या नहीं मानी आम आदमी रही? ऐसा है, जब पापा मुख्यमंत्री बने उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल नहीं माना। वो हमेशा ज़मीन से ही जुड़े रहे और सबकी सहायता करने के लिए उनका उद्देश्य ही ये था कि राजनीति में तो हैं लेकिन उनका समाज सेवा ही उद्देश्य रहा था। जब उनका नहीं रहा, उन्होंने अपने आप को ऐसा पावरफुल या सीएम टाइप या ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन नहीं समझा, तो हमको ऐसे संस्कार उनसे मिले ही नहीं। हम भी बस यही था, उन जहाँ तक हो सके हम पापा की हेल्प कर सकें। मम्मी और मैं तो किचन में ही चाय ही बनाते रहते थे कि बस जो आया है, क्योंकि पापा को ये था कि जो आया है वो चाय नाश्ता ज़रूर करके जाए। तो हमने हमारी सेवाएं तो। आप इस घर में कितने दिन से हैं? मैंने आपका शादी मेरी शादी 1991 में हुई थी। 91 में तब पापा का सांसद का ये साउथ दिल्ली से वो एमपी के लिए तब चुनाव होने। मेरा जो परिवार है मायके में, हम लोग तो दूर दूर तक पॉलिटिक्स से संबंध ही नहीं। आप अपने ससुर को एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के नज़र से कैसे इवैल्यूएट करते हैं? मदन लाल खुराना क्या थे? एक तो मैं उनको ससुर तो आप कहिए ही नहीं, वो मुझे पापा से भी ज़्यादा थे, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कभी बहू नहीं माना। वो जिससे भी इंट्रोड्यूस मुझे करते थे वो ये कहते थे मेरी बिटिया से मिलो। लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये 2 बेटियां थी, ये तीसरी कहाँ से आई। तो वो फिर मैं ही कहती थी कि जी मैं बहू हूँ, लेकिन वो सामाजिक तौर से तो वही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी बहू नहीं माना। बेटी के तरह ही मुझे प्यार किया है। वो हमेशा कहते थे 2 बेटियां दे के 1 बेटी लाया हूँ। और खुराना साहब के बारे में आप 2-3 ऐसी बातें बताइए जो आपके पिछले 30 साल में इस घर में आप महसूस किए, जो अच्छी बातें हों, जो आज के लिए, समाज के लिए, राजनेताओं के लिए या उनके परिवार के जो बाल बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही सकारात्मक, एक पॉजिटिव संदेश। पापा ने राजनीति और परिवार को कभी जोड़ा नहीं। हम हमेशा हम लोग ब्रेकफास्ट तो खैर नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो उनका दरबार लगा होता था। लंच और डिनर उनका कोशिश होती कि हम सब परिवार इकट्ठे मिलके करें, और हमें आवाज़ देते थे कि इधर आओ, पहले इकट्ठे हम लंच और डिनर करेंगे इकट्ठे। और टेबल पे, खाने की टेबल पे उन्होंने कभी भी राजनीति डिस्कस नहीं की। जब हम टेबल पे हैं, खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ हम परिवार हैं। उन्होंने कभी भी हमें, विमल जी को, कभी भी ऐसा ये नहीं महसूस होने दिया कि तुम पता नहीं किसके बेटे हो। और टचवुड, क्योंकि उनकी ऐसी ही संस्कार रहे। तो एक बार ऐसे विमल जी जा रहे थे ट्रेन में, तो किसी ने पूछा जी कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा जी कीर्ति नगर। वो उनकी भी आदत नहीं थी बोस्ट करने की कि आई एम सन ऑफ, क्योंकि संस्कार पापा के ही दिए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा जी कीर्ति नगर रहते हैं। अच्छा, आप तो वीआईपी एरिया में रहते हैं, वहाँ तो कभी लाइट नहीं जाती है। ये उस टाइम पे लाइट जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी कि वहाँ तो लाइट नहीं जाती है। ये तो
संस्कार ऐसे थे पापा के कि उन्होंने, विमल जी ने या किसी भी बच्चे ने, कोई भी बोस्ट नहीं करता था कि हम उनके दामाद हैं, उनकी बेटी हैं या उनका बेटे हैं, कभी भी नहीं करते थे। तो ये मेरे ख्याल से, और क्योंकि वो खुद को भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करते थे, वो अपने आप को भी एक आम आदमी ही समझते थे, एक आम आदमी की तरह ही वो सबकी सहायता करते थे। तो इसलिए जस्ट ट्रिकल डाउन इन द फैमिली कि आपने समाज सेवा करनी है, आप कोई पॉलिटिक्स में आकर अगर आपको अगर एक ओहदा मिला है तो समाज के लिए मिला है, एक सेवादार की तरह करिए, ना कि एक बॉस बन। यार लेकिन मुझे तो याद नहीं हमने किसी पापा ने एक तो पॉलिटिक्स और परिवार में एक अच्छा सा बैलेंस बना के रखा हुआ था। और आमतौर पे होता है क्या कि किसी भी राजनीतिक जो नेता है, मैं आज की बात भी नहीं कहूँगा, पहले भी राजनीतिक नेता के घर में जो उनके बाल बच्चे सब होते हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हो जाते हैं। पहली बात, उनमें लगता है कि सोसाइटी के सबसे सुप्रीम वही है, क्योंकि उनके पिताजी क्या मदनलाल खुराना के घर में भी उनके बाल बच्चों में या उनकी बहू में, बेटियों में इस तरह की बातें थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी थी। और मेरे को तो आजकल हैरानी होती है कि आजकल ऐसा है क्यों? ऐसा उनके जो भी राजनेता हैं, उनके बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको किसी चीज़ का ईगो हो। आप अपने दम पे कुछ कीजिए, अपना नाम बनाइए, और फिर भी ईगो नहीं आना चाहिए। मेरे पापा तो ऐसे ही थे, उन्होंने तो समाज के लिए, दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, उनको तब ईगो नहीं आई तो क्या है। और जहाँ आपको ईगो आती है ना, वहीं से आपका पतन भी शुरू हो जाता है। तो जिस तरह पापा हमेशा कहते थे ना कि मैं दिल्ली का पुजारी हूँ, वो सिर्फ कहते नहीं थे, सिर्फ एक ये डायलॉग नहीं था, वो एक्चुअली अपने तन मन धन से वो अपने को पुजारी ही मानते थे, और पुजारी मानते हुए ही वो इतनी सेवा कर पाए। अगर अपने आप को पुजारी ना मानते और सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे होते तो आज स्थिति दूसरी होती, आज उनका इतना नाम नहीं होता। आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी खुराना जी को सब इतना याद करते हैं। उनकी वजह से, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, उनकी वजह से आज तक भी हमें इतनी इज्जत मिलती है। खुराना साहब राजनीति में जितनी दूर तक पहुँचे, जितनी ऊंचाई तक पहुँचे, उनके परिवार में सभी लोग हैं पढ़े लिखे लोग, चाहे उनकी बहू हो, बेटा हो, दामाद, जो भी लोग हैं सब पढ़े लिखे। क्या राजनीति में उन लोगों को एक अच्छा स्थान मिलने के वो हकदार नहीं है? काम ऐसा करें तो हक अपने आप मिलता है। काम करके ही आज पापा ने अपनी जगह जो राजनीति में, समाज में बनाई, उनके तो ऐसा नहीं था। तो आज कोई भी काम करे, और क्योंकि हम सब ने पापा को काम करते हुए देखा है, तो शायद कहीं ना कहीं उनके पच्चनों पे चलने का हमें है ही सही, सबको है, हरीश को है, सबको, तो चलना तो चाहिए। आप लोगों को कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? मुझे तो नहीं है, नहीं। मुझे तो नहीं है, मुझे समाज सेवा में है। किस तरह का समाज सेवा चाहते हैं? मेरा सीनियर सिटीजन्स के साथ मेरा एक हर महीने प्रोग्राम करती हूँ, जिसमें, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, उनको कैसे एंगेज किया जाए। वो जो पहले अपने बचपन में, जवानी में जो बातें करते थे, कोई गाना गाता था, वो सब एक ना भूल से गए हैं, अपने आप को बूढ़ा समझने लगे हैं। तो उनमें एक फिर से ऊर्जा जागृत करने का मेरा तो क्या आप कोई संस्था के माध्यम से चला रहे मेरा हैं? कोई प्रॉपर एनजीओ नहीं है। इट इज़ नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड थिंग, इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, बट स्टिल आई डू इट। एंड ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर रहे? संस्था करूँगी, क्यों? अब करूँगी। पापा के नेचर की एक बड़ी खास बात थी, जो बहुत कम लोगों में होती है। उनमें वो हर एक जने को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, हर एक को लगता था कि सबसे ज़्यादा प्यार और विश्वास खुराना जी उसी पे ही करते हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे राजनीति में किसी भी वर्कर के साथ हो। आप किसी से भी, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं कहूँगी पापा सबसे ज़्यादा परिवार में मुझसे प्यार करते थे। आप किसी और परिवार के सदस्य से बोलेंगे, वो कहेगा सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। उनका एक ऑरा, उनका एक नेचर ही ऐसा था कि हर एक को, वर्कर को लगता था कि खुराना जी सबसे ज़्यादा
मुझे ही बुला के सारी बात सलाह लेते हैं या प्यार करते हैं। जैसे हमारे वो कृष्ण कन्हैया है ना कि हर गोपी यही कहती थी कि कृष्ण सबसे मेरे हैं। बस ये नेचर उनकी थी और ये बहुत कम लोगों में होती है, राजनीति में खासकर। देखिए, ये जो काम करने की प्रेरणा है वो भी मुझे पापा से ही मिली है कि समाज के लिए जब तक ज़िंदगी है, समाज के लिए कुछ करके ऐसा जाओ। तो बुज़ुर्गों के लिए मेरा एक विज़न है कि दिल्ली एनसीआर में एक बड़े पैमाने में हर बुज़ुर्ग जो है वो अपने आप को अकेला ना समझे। अकेला समझने की बात मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने आप को कि वो इग्नोर हो रहे हैं उसके लिए वो अपने आप को विक्टिम समझे। मैं वो चाहती हूँ कि 70 साल के बाद वो अपने आप को सशक्त समझें और एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि हर बुज़ुर्ग के लिए उनका अगर बच्चा अवेलेबल नहीं है तो दूसरा बुज़ुर्ग अवेलेबल है। एक ऐसा सिस्टम बन जाए, हम उनके लिए, जो मैं और मेरी टीम है वो हमेशा उनके लिए अवेलेबल है और ऐसा सिस्टम बन जाए कि सिर्फ मैं नहीं, हर जना एक दूसरे के लिए अवेलेबल। आज इतने सारे लोग हैं, सबके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने गए हुए हैं, बाहर नौकरियां कर रहे हैं, वो अकेले रहते हैं और अगर एक जीवन साथी का चला जाता है तो वो बिल्कुल ही अकेला रह जाता है। तो उसके लिए कुछ ऐसा ऑटो सिस्टम बन जाए कि कोई भी अकेला रहे, दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो एनसीआर में रहने वाले जितने भी हैं उसको आप एज प्रोफाइल से भी करेंगे कि 70 साल, 80 साल या बुजुर्ग जो लोग हैं 60 to 70 वाले लोग जो होते हैं ना, रिटायर तो हो जाते हैं 60 ईयर्स की एज में, लेकिन उनके अंदर अभी ऊर्जा होती है बहुत लोगों में, वो बहुत कुछ कर पाते हैं। इनफैक्ट मैं उन्हीं की सहायता से आगे जो 70 ईयर्स के लोग हैं, 70 प्लस है, वो 60 to 70 वाले भी हम सब मिलके 70 प्लस वालों की सहायता कर सकें। दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो से घूमने वाले आज करोड़ों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन शायद कोई नहीं जानते होंगे, वो मेरे हिसाब से शायद कोई जानते भी नहीं होंगे कि इस मेट्रो का निर्माण या इस मेट्रो की जो सोच है वो किसकी है। सन 1993 में जब मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, उस प्रोजेक्ट के लिए मदन लाल खुराना का जो भूमिका है वो भूमिका अक्षुण्ण भूमिका है। खुराना साहब के छोटे पुत्र और लगभग अभी का आपका जो चेहरा है वो आने वाले दिन में वो दूसरा खुराना के रूप में आप आएंगे। ठीक है, चेहरा ये रहेगा। पिताजी से आप क्या क्या सीखे और पिताजी की जो बातें थी, उनका जो सिद्धांत था, उसको आप कैसे आगे ले जा रहे? देखिए, खुराना जी वो द पीपल्स मैन, लोगों के आदमी थे, साथ में वो फैमिली मैन भी थे। परिवार को समय देना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना, परिवार के साथ बैठ के लंच करना, डिनर करना, ये उनकी आदत में शुमार था। साथ में जनता के बीच में रहते हुए जनता की बात को उठाना और एक विजन के साथ दिल्ली से जो उनको प्यार था वो आज भी लोग उनको याद करते हैं। अब जैसे मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ छोटे। जब वो मुख्यमंत्री बने, जो पहला काम दिल्ली के लिए उन्होंने किया, और वो इसलिए मैं कहता हूँ कि विजन था उनके अंदर, दिल्ली के अंदर मेट्रो की जो शुरुआत है, पहला स्टेज जो है जिसके अंदर डीपीआर रिपोर्ट के अंदर बजट सैंक्शन करना, दिसंबर को उन्होंने ओथली 93 के अंदर, मार्च 94 में बजट एलोकेशन हो गया था मेट्रो दिल्ली को लाने के लिए। मेट्रो की नींव वहां डल गई थी और जब ई श्रीधरन जी को लाने में, खुराना जी उस वक्त मुख्यमंत्री होते हुए 96 के अंदर जाने से पहले वो श्रीधरन जी को एज अ मेट्रो चेयरमैन एमडी लेके आए। तो ये विजन था कि आने वाले 30 साल के अंदर दिल्ली क्या होगी, ये था। दिल्ली के लोगों के लिए सोचते थे, दिल्ली के बारे में सुबह उठ के
4 बजे 5 बजे उठने के बाद दिल्ली के बारे में सोचना और दिल्ली कैसे आगे बढ़े, कैसे साफ सुथरी रहे, कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में वो सोचते थे। इसलिए मुझे लगता है कि वो जिए ना, लोगों के लिए जिए और अंत तक, जब तक वो राजनीति के अंदर रहे, दिल्ली के बारे में वो सोचते रहे। यहां तक कि लोग आज की डेट में गवर्नर बनना या केंद्रीय मंत्री बनना अपने आप में एक विलासिता का वो होता है। 9 महीने के अंदर राजस्थान छोड़ के आने वाले वो अपने आप में एक बिरले शख्स होंगे। इसका कारण है, वो कहते थे मैं सोने की जेल में डाल दिया, मैं तो लोगों के बीच में रहने वाला आदमी, मुझे कहाँ तुम राज्यपाल बना के मुझे भेज रहे हैं। तो 9 महीने के अंदर अपने कार्यकाल में वो इस्तीफा देके वापस दिल्ली आ गए कि मुझे दिल्ली के अंदर रहना है। क्योंकि उस वक्त याद करिए, उस वक्त सीलिंग का दौर था। उन्होंने कहा मैं नहीं रह सकता, मुझे दिल्ली के लोग अगर परेशान हैं तो मैं नहीं रह सकता, तो दिल्ली वापस मुझे आना ही आना है। तो इसलिए वो ऐसे व्यक्ति थे कि लास्ट तक, जब तक वो बीमार होते हुए भी, जब उनको पहला ब्रेन स्ट्रोक हुआ तब भी वो दिल्ली के बारे में सोचते थे। देखिए, वो दिल से सोचते थे और दिल से आज सोचने वाला आदमी ना बहुत जल्दी जब ये चीजें होती हैं तो निराश भी होता है। ये बताइए कि खुराना साहब अभी तक दिल्ली में ब्रह्म प्रकाश, निहाल सिंह जी, खुराना जी, साहब सिंह जी और सुषमा जी, वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और उसका केजरीवाल और अभी यानी पिछला 20 साल या 25 साल की राजनीति, दिल्ली की स्थिति और आज की स्थिति में आप क्या तुलना करेंगे? देखिए, राजनीति के अंदर टोटल गिरावट आई है, निश्चित तौर के ऊपर मानूंगा मैं। और यही कारण है कि आज की जनरेशन राजनीति माना पसंद नहीं करती है, तो उनको राजनीति पसंद नहीं है। पहले का दौर होता था, मित्रता का दौर होता था, मतभेद होते थे लेकिन मनभेद नहीं होते थे। आज की डेट में क्या है, मनभेद हुए हैं, लोग बातचीत करने को तैयार नहीं है। आज मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। खुराना जी और उस वक्त कांग्रेस के मित्रों में दोस्ती थी, एचकेएल भगत हो गए, राम बाबू शर्मा हो गए। एचकेएल भगत से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राइवलरी थी, लेकिन मनभेद नहीं थे, मित्रता थी, चाय पे कोई बैठना, कभी चर्चा करनी, दिल्ली के बारे में सोचना। मेन जो होता था पॉलिटिक्स होती थी, दिल्ली का विकास कैसे हो, उसके अंदर मतभेद हो सकते हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होते थे। आज की डेट में लोगों के अंदर मनभेद है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। इसीलिए यही कारण है, जो गिरावट का सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि पिछले 10-15 सालों के अंदर ये गिरावट ज्यादा आई है। मदन लाल खुराना का बेटा हो और मदन लाल खुराना में जो चारित्रिक गुण थे, उनका जो एक चारित्रिक गुण में मैं राजनीतिक गुण लेता हूँ, खास करके उनका जो मानवीय गुण था, उन तमाम मानवीय गुण को, चारित्रिक गुण को, सामाजिक गुण को आप एक बेटा होने के नाते कितना ग्राह्य किए? देखिए, वो एक बात सिखाते थे, पेड़ जितना मर्जी बड़ा हो, फल झुकना चाहिए, जमीन पे रहना चाहिए। हम जमीन पे रहने वाले लोग हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं कॉलेज में था, मैं बसों पे जाता था, यू स्पेशल बसों में जाया करता था, मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते। आज के मुख्यमंत्री के बेटे बस में ट्रेवल करके, उनको बस से देखी भी नहीं होगी उन लोगों ने। उस वक्त हम यू स्पेशल पे स्पेशली जाया करते थे। हमें बोला जाता था कि आप बसों में जाइए। 2 व्हीलर होता था हमारे पास, जाना होता था, हमें कहीं जाना होता तो 2 व्हीलर पे जाते थे। आज की डेट में कोई मुख्यमंत्री का बेटा देख लीजिए, 2 व्हीलर को 4 व्हीलर से बड़ी बड़ी गाड़ियों से नीचे उतर जाए तो बात होती। इसलिए मेरा मानना यह है कि हम लोगों को जो सीख मिली, पिताजी ने कहा है, हमेशा कहा है कि डाउन टू अर्थ रहिए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों के लिए रहिए, फॉर द पीपल। इफ यू बिकम फॉर द पीपल, यू विल बिकम फ्रॉम द पीपल। आप लोगों के बीच में रहेंगे तो लोगों की आवाज बन के रहेंगे तो राजनीति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। 90 के दशक के बाद से आज 2024 तक अगर दिल्ली सल्तनत की राजनीति को देखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मदन लाल खुराना को दिल्ली की राजनीति में या दिल्ली की राजनीति को सबल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ हो या जितने भी उनके कैडर है, उसको सबल बनाने के लिए मदन लाल खुराना का जो भूमिका रहा और मदन लाल खुराना को जो मिलना चाहिए था, उस दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। मदन लाल खुराना के आज के जो परिवार है, उस परिवार में अगर राजनीतिक सोच के दृष्टिकोण से देखें तो मदन लाल खुराना की पत्नी 84 वर्ष की हैं, लेकिन आज भी वो समाज के प्रति उतना ही समर्पित है।
मदन लाल खुराना के बड़े पुत्र बिमल खुराना साहब इस दुनिया में नहीं है। हरीश खुराना को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक छोटा सा स्थान मिला हुआ है जो मंत्री है, लेकिन मैं जब मिला उनके पत्नी से, उनके घर के और लोगों से, या जो पिछली बातें उन तमाम चीज़ों को जब एक साथ देखा, तो मेरा मानना है कि अगर मदन लाल खुराना की जो बहू है यानी बिमल खुराना की पत्नी, मैं नहीं जानता हूं कि इस कहानी को देखने के बाद, सुनने के बाद क्या इसका असर होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी सोच और मदन लाल खुराना की सोच में बहुत समानता है। भारतीय जनता पार्टी को, या दिल्ली के जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, या दिल्ली में जो राजनीति है, दिल्ली की राजनीति को बहुत सबल बनाने के लिए, मैं नहीं कहूँगा कि जो दूसरे राजनीतिक पार्टी के या दूसरे राजनेता लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नहीं इसके योग्य है, लेकिन मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि बिमल खुराना की पत्नी यानी मदन लाल खुराना की बड़ी बहू में वो सभी गुण हैं जो दिल्ली सल्तनत में पार्टी को मोबिलाइज कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में एक स्थान दिलाने में सक्षम हो सकती है। संभव है कि ये करने में उसे वर्षों लग जाए, लेकिन हकीकत ये है कि उनका जो दिल्ली के लोगों के साथ या दिल्ली के मतदाताओं के साथ, दिल्ली के हर एक तबके के लोगों के साथ जो तारतम्य है, जो स्नेह है, जो संबंध है, वही संबंध है जो मदन लाल खुराना का था।